नमस्कार विद्यार्थियों। आशा है आप और आपके परिवार के सदस्य सकुशल होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने पाठ 1 सूरदास के पद प्रारंभ किया और उसके चारों पदों को हमने भली भांति किया और उससे संबंधित प्रश्न भी किए। लेकिन बच्चों, उसके अतिरिक्त भी हमें कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना आवश्यक हैं। जैसे कि आपने देखा कि गोपियाँ उद्धव पर निरंतर व्यंग्यवाण कसती हैं, तो ये उनका वाक चातुर्य है। तो गोपियों के वाक चातुर्य की कुछ विशेषताएं हैं जो हमें जानना आवश्यक है। जैसे कि गोपियाँ अपने कथन में व्यंग्य का अत्यधिक प्रयोग करती हैं और जिसके सामने उद्धव ठहर नहीं पाते हैं। गोपियाँ दृष्टांत उदाहरण देने में अत्यंत कुशल हैं, यानी उन्होंने अलग प्रकार के उदाहरण दिए हैं और जो कि बिल्कुल सटीक हैं, यानी उनके उदाहरण बिल्कुल ऐसे हैं जिसे कोई गलत नहीं ठहरा सकता। गोपियाँ उद्धव को कई बार खरी खोटी सुनाती हैं, जिससे उद्धव की बोलती बंद हो जाती है। ये उनका एक वाक चातुर्य है। गोपियाँ तर्कशील हैं, यानी अपनी बातों को बिल्कुल तर्क के साथ कहती हैं और उनके तर्क भी अकाट्य हैं, यानी ये उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। उसी प्रकार से सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है, जिसके अंतर्गत हमने सूरदास के पद पढ़े थे, जो आपको मैंने प्रारंभ में बताया था कि एक भंवरा उठकर आया था और जिसके माध्यम से गोपियों ने उद्धव को उल्हानी दी। तो सूरदास के भ्रमर गीत की भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि सूरदास का जो भ्रमर गीत का उद्देश्य है, वो ज्ञान मार्ग से भक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध करता है। और भ्रमर गीत में गोपियाँ योग को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं और उसे अव्यवहारिक कहती हैं। उसी प्रकार से भ्रमर गीत में उद्धव को गोपियों के व्यंग्य बाण भी झेलने पड़ते हैं तथा भ्रमर गीत में ही गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का परिचय भी देती हैं। और इसी भ्रमर गीत में हमने वियोग श्रृंगार का मार्मिक अभिव्यक्ति भी देखी है। उसी प्रकार से अब बात ये आती है कि गोपियाँ जो कि उद्धव पर इतने व्यंग्य बाण कस रही थी, क्योंकि उद्धव तो एक ज्ञानी थे, फिर वे उनके सम्मुख चुप थे। तो गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति होगी जिसके सामने उद्धव भी बिल्कुल चुप थे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उद्धव एक ज्ञानी थे और वे नीति की बातें भी जानते थे, इसलिए वे ज्ञान की बातों से गोपियों को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। पर गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रेम की शक्ति थी, जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठती है, यानी जो हमें देखने को मिलती है। और श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की एक निष्ठा और दृढ़ विश्वास था, तभी वे भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण देके तर्क देकर उद्धव को परास्त करती है। तो बच्चों, ये जो चर्चा मैंने आपसे अभी की है, उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे उसे आप रचनात्मक कार्य में करेंगे। तो चलिए, अब हम क्षितिज गद्य खंड का पहला पाठ नेताजी का चश्मा करते हैं, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। अब मैं लेखक के विषय में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। उच्च कोटि के कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई तथा नौकरी की। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात आजकल वे वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं, इसलिए उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ गूंज सुनाई देती है। इनकी कहानियाँ रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई हैं। किस्सागोई यानी कहानी सुनाने का एक दिलचस्प कला होती है। पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी आदि पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान प्रमुख हैं। इनके चर्चित उपन्यासों में बीच में विनय और ईंधन उल्लेखनीय हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको पाठ का परिचय बता देती हूँ। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूमि के भाग को देश नहीं कहते। उस धरती पर रहने वाले सभी नागरिकों, पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों तथा पशु पक्षियों के से देश बनता है। इनमें निस्वार्थ प्रेम करना तथा इनके विकास के लिए प्रयत्नशील रहना देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से उन सभी देशभक्तों के योगदान को रेखांकित करती है, जो अपने देश को समृद्ध
तथा उसकी रक्षा में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। इस योगदान में बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों, आपको पता है आजकल हमारा देश एक भयंकर बीमारी कोरोना से जूझ रहा है, और जब यहाँ देशभक्ति की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति आज के समय में किसी न किसी प्रकार से योगदान दे रहा है। जो चिकित्सक हैं वो मरीजों का इलाज करके, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो अपने तरीके से, आपके माता पिता अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं, आपके शिक्षक अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं, यानी हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान दे रहा है। तो प्रस्तुत पाठ में भी यही बताया गया है कि अगर हमें देशभक्ति करनी है तो हमें सीमा पर जाकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम वो देशभक्ति किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अपना टैक्स समय पर देकर हम देशभक्ति कर सकते हैं। अपने मोहल्ले में लगी ऐसे लोगों की मूर्तियाँ, जैसे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी देख रेख करके भी हम दे सकते हैं। अपने ऐसे परिवारों को जो कि अपने सैनिकों से बहुत दूर रहते हैं, उनके सेवा भाव के द्वारा भी हम अपनी देशभक्ति का प्रमाण दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में 3 पात्र हैं। एक है हालदार साहब, पान वाला, और कैप्टन चश्मे वाला, यानी जो चश्मे बेचता है। तो प्रस्तुत पाठ में मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको इनके विषय में बताऊंगी। तत्पश्चात हम अगली कक्षा में अपना पाठ प्रारंभ करेंगे। पान वाला जो कि एक काले रंग का मोटा व्यक्ति है और बातूनी भी है, साथ ही साथ बहुत ही खुश मिजाज भी है। वो हमेशा पान खाता है। और कस्बे की, अब कस्बा मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है तो मैं आपको बता दूं, कस्बा क्या होता है? एक छोटा शहर होता है। यहाँ पे ज़रूरत की हमें वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, ताकि हमें बड़े शहरों तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो पान वाला है वो हमेशा कैप्टन का मजाक उड़ाने वाला एक व्यक्ति है। साथ ही साथ कैप्टन की मृत्यु पर वह स्तब्ध भी हो जाता है, यानी वह बहुत ही ज़्यादा दुखी भी हो जाता है। अब मैं बता दूं आपको कि कैप्टन एक गरीब फेरी वाला है। फेरी वाला जो गलियों में सामान लेके बेचते हैं और ठेलों पर सामान ले जाके बेचते हैं, और वह साथ ही साथ एक सच्चा देशभक्त भी है। अपने नाम को सार्थक करने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, कैप्टन शारीरिक रूप से कमज़ोर है क्योंकि वो विकलांग भी है, और उसका जो शारीरिक रूप है वो बहुत ही कमज़ोर, यानी वो हट्टा कट्टा नहीं है। हालदार साहब एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रहती है। दयालु हैं, भावुक हैं, संवेदनशील हैं और सच्चे देशभक्त हैं। तो अभी आपको लेखक परिचय और उससे संबंधित बातें जो मैंने बताई हैं वही आपको ध्यान में रखनी है। अगली कक्षा में हम इस पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।